आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां पर राजनीति की बू बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि 28 मई को कैराना में उपचुनाव होने हैं, जिसकी वोटिंग होनी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है कैराना के उपचुनाव को देखते हुए। ऐसा नहीं है कि कैराना सीट पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पहले नहीं था, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि गोरखपुर की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के राज्य की इकाई के नेतृत्व ने यह तय किया कि अगर कैराना में भी हार मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष ने पूरे तरीके से लामबंद होते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को उतारा है, और यह उम्मीदवार आरएलडी का है। भले ही उम्मीदवार आरएलडी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी उसे अपना समर्थन दे रही है और कांग्रेस ने भी समर्थन का वायदा दे दिया है। इस समय सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी तिलमिलाई हुई क्यों है? उपचुनाव ही तो हैं, जीत हो या हार हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि महज 9 महीने बाद फिर चुनाव होने हैं और इस उत्सव में एक बार फिर हिस्सा लेना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यूपी के कैराना में भले ही उपचुनाव हो, लेकिन माहौल किसी बड़े चुनाव जैसा ही है। कैराना की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को हराने के लिए कैराना में एक बार फिर पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एक हो गया है। न तो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, न ही बीएसपी का उम्मीदवार चुनावी लड़ाई में है। निर्दलीय उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर अपना नाम वापस लेकर इस सियासी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। कैराना में लड़ाई बीजेपी और आरएलडी के बीच बताई जा रही है। बीजेपी ने यहां के सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को मैदान में उतारा है, तो आरएलडी ने तबस्सुम हसन को उतारकर मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को दूसरे को उधार तो दे देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं कि वे यहां आकर के चुनाव प्रचार में भाग ले सकें, क्योंकि नैतिक साहस नहीं उनमें, क्योंकि उन पर कलंक लगा है मुजफ्फरनगर के दंगों का, मुजफ्फरनगर में निर्दोष लोगों की मौत का, और निर्दोष लोगों के हाथों से इनके हाथ सने हुए हैं, उनके निर्दोष लोगों की हत्या से इनके हाथ सने हुए हैं। इसलिए लोग आकर के यहां पर जनता के बीच में आकर के प्रचार में भागीदार नहीं बन सकते। बहुत अच्छा माहौल है, सद्भावना का माहौल है, और वोटों की तादाद से ये साबित होगा, जो परसेंटेज रहेगी मोहल्ला वाइज आप देखेंगे कितना हिंदू और कितना मुस्लिम वोट मिला, उससे आने वाले कल के हिंदुस्तान का नक्शा साफ। कैराना उपचुनाव की लड़ाई के मायने कितने बड़े हैं, इस बात को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा और विधानसभा में अपना परचम लहराने वाली बीजेपी हर हाल में अपनी लहर का संकेत देना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी पिछले 3 महीने से बूथ लेवल पर काम में जुटी है। बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल खुद मोर्चे पर तैनात हैं। केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, संजीव बालियान को लगाया गया है। राज्य के गन्ना मंत्री सुरेश राणा प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ अब तक कई रैलियां कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो कैराना में डेरा ही डाल दिया है। इतना ही नहीं, वोटिंग से एक दिन पहले कैराना से 60 किलोमीटर दूर बागपत में पीएम मोदी की रैली भी इसी की कवायद मानी जा रही है। मतलब साफ है कि बीजेपी गोरखपुर और फूलपुर की हार को भूलकर कैराना में इतिहास रचना चाहती है, लेकिन विपक्ष भी इस लड़ाई को हल्के में नहीं लेना चाहता। इस सियासी जंग में विपक्ष की एकजुटता का चक्रव्यूह तैयार है, जो बाजी पलटने का दम रखता है। टीम न्यूज़ नेशन। इस इलाके में जाटों का काफी प्रभाव है, इसलिए आरएलडी के प्रमुख और आरएलडी के तमाम नेता जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और उसका समर्थन विपक्ष की तमाम पार्टियां कर रही हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हैं। इसलिए आज ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है? क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखे NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखे NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN अपनी राय लिखिए, ट्वीट कीजिए, हम आपकी राय इस कार्यक्रम में जरूर प्रदर्शित करेंगे। गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव के नतीजों के बाद
ऐसा लग रहा है जैसे कि कैराना के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की साख का वजह इसलिए बन चुकी हैं क्योंकि वो तमाम पार्टियां जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपने आप को देख रही हैं, वो दरअसल कैराना को टेस्ट केस के तौर पर समझ रही हैं। और शायद यही वजह है कि कैराना और उसके आसपास के इलाकों में चूंकि बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाता हैं, इसलिए देवबंद के उलमाओं ने भी बयान शुरू कर दिए हैं। उलमाए हिंद के मौलाना हसीब सिद्दीकी ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में किसी भी मुसलमान को वोट नहीं करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा करना देश हित में नहीं होगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब फतवे की राजनीति हो रही है। हमने अभी चर्च की राजनीति भी देखी है, लेकिन कैराना के संबंध में इस फतवे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और ध्रुवीकरण का मुद्दा मिल गया है। हमें ये देखना चाहिए कि वो हुकम सिंह की बेटी है, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि वो भाजपा की कैंडिडेट है। इसलिए भाजपा को अगर हराना है और नकारना है तो मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश को वोट दें। कैराना में लोकसभा उपचुनाव को लेकर किस तरह की सियासी लड़ाई चल रही है और किस तरह वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ये बयान इसी बात की गवाही देता है। देवबंद के जमीयत हिंद के मौलाना हसीब सिद्दीकी ने खुलेआम बीजेपी को हराने की अपील की है और मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात कही है। वो एक अच्छी अलामत है, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कम वोट पोलिंग होने की वजह से भाजपा को फिर खड़े होने का मौका मिले। कैराना में किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए मुसलमानों और जाट का वोट बेहद अहम है। कैराना के जातीय समीकरण पर एक नज़र डालें तो मुसलमान 5.5 लाख, दलित 2 लाख, पिछड़ी जाति 4 लाख, जाट 1.5 लाख, गुजर 1,30,000, राजपूत 75,000 और ब्राह्मण 60,000 है। ऐसे में जब देवबंद के उलेमा ने खुलेआम वोटों का फतवा जारी करने की कोशिश की है तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने इस तरह के वोट की अपील का विरोध किया है। जो सपा है, बसपा है, सब लोग जो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको दिख रही है हार, और जब हार दिख रही है तो विकास का रास्ता छोड़ते हुए वो पोलराइजेशन और सांप्रदायिकता का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए देवबंद जैसे जगह से फतवा जारी हो रहा है। जब फतवा जारी होता है, इस तरह से कोई चुनाव लोकतंत्र में होता नहीं है, और साफ दिखता है कि ये सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। ये हम किसी भी फतवे के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, क्रिश्चियन की बात हो, कहीं से भी अगर वाकई वो धार्मिक संस्थान हैं तो उनको राजनीति में इस तरह से अपने आप को नहीं घसीटना चाहिए, अपने आप को दूरी बनाए। हाँ, ये अलग है, आपकी विचारधारा हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक तौर से इस तरह की कोई अपील जारी करें, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कैराना का नतीजा जो भी होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कैराना की जंग किसी के लिए भी आसान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल कैराना उत्तर प्रदेश में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कैराना ने 2013 में दंगों का दंश झेला है। ऐसा माना जाता है कि कैराना और उसके आसपास के इलाके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टेस्ट लेबोरेटरी हैं, क्योंकि यहीं से तय होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट किस तरीके से डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हुक्म सिंह बड़े अंतर से इस सीट को जीते थे 2014 में, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद एक बड़ी बात कही थी जो कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले सामने आई थी। उन्होंने दावा किया था कि कैराना में चूंकि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए बड़े पैमाने पर हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। ये खबरें सुर्खियां बनी थी, तमाम टेलीविजन कैमरे वहां पहुंचे थे, लोगों ने ढूंढना शुरू किया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले हुक्म सिंह ने यह कहा कि उनकी बात का कोई सबूत नहीं है, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। यह बात अलग है कि इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के चुनाव में जबरदस्त तरीके से भुनाया गया। तो अब सवाल यह उठता है, कैराना में जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति काम आएगी कि नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ध्रुवीकरण की राजनीति और ध्रुवी पर आगे बढ़ पाएगी या नहीं? क्या विपक्ष जो कि ध्रुवीकरण के एक दूसरे हिस्से पर खड़ा दिखाई देता है, वो जातीय समीकरण के आधार पर और अल्पसंख्यकों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ पाएगा कि नहीं? दरअसल आज कैराना वो टेस्ट केस है
जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2019 के वोटिंग पैटर्न को आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। पश्चिमी यूपी का कैराना उस समय सुर्खियों में आया था जब मेरा घर बिकाऊ है इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। कई घरों के बाहर इसी तरह लिखा हुआ था कि उनका घर बिकाऊ है। घरों के बाहर ताले लटके हुए थे। सवाल उठा कि आखिर इस तरह की तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। उस वक्त के तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को उठाकर एक नई बहस छेड़ दी। साल 2016 जून में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने 346 लोगों की सूची जारी की। हुकुम सिंह ने आरोप लगाया कि कैराना में बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं। सुरक्षा में खतरे की वजह से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। हिंदुओं के पलायन की बात सामने आने पर खूब हो हल्ला मचा और खूब सियासत हुई और मामला संसद में भी गूंजा। हुकुम सिंह के आरोपों के बाद संसद की एक जांच कमेटी ने कैराना का दौरा किया। राज्य सरकार ने भी आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक को इस मामले में दखल देना पड़ा और सभी रिपोर्टों में हिंदुओं के पलायन की बात झूठी साबित हुई। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि जो लोग भी गांव से बाहर गए हैं वो या तो रोजगार के चक्कर में बाहर हैं या फिर किसी दूसरी वजह से। जिस तरह का मामला उछाला गया था वो पलायन की वजह नहीं थी। उस दौरान कैराना का नाम सियासी गलियों में खूब उछला, लेकिन इस बीच कैराना के सांसद हुकुम सिंह का निधन हो जाने से यहाँ फिर चुनाव हो रहे हैं और आज फिर कैराना की सियासत की आवाज हर तरफ सुनाई दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसलिए ये सवाल आज हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है? क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए #NN #। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। हम इस कार्यक्रम में आपकी राय जरूर प्रदर्शित करेंगे। और आइए बात करते हैं किस तरह से मोदी सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को लेकर एक बड़े पैमाने पर पत्रकारों से ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी बात को पहुंचाना चाहती है। एक बड़ा जश्न आयोजित किया जा रहा है और कल जबकि मोदी सरकार के 4 साल पूरे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पूरी उपलब्धियों को आम जनता के सामने रखेगी। लेकिन इसके साथ साथ संघ परिवार ने भी अपनी तैयारी कर ली है। ऐसा बताया जा रहा है कि संघ परिवार केंद्र सरकार में कार्यरत तमाम मंत्रियों से बातचीत कर उनसे रिपोर्ट कार्ड लेगी। यह समझने की कोशिश करेगी कि मंत्रियों ने वो सब कुछ किया है या नहीं जिसका वो दावा कर रहे हैं, क्योंकि संघ परिवार फिर तय करेगा कि कैसे किस मंत्रिमंडल का या किस मंत्रालय का काम जनता के बीच किस तरीके से संघ के कार्यकर्ता प्रचारित करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 4 साल का वक्त देखते देखते गुजर गया। इन 4 सालों में सरकार की कामयाबी कितनी रही और सरकार किन किन मोर्चों पर फेल साबित हुई, इस बात पर बहस हो सकती है। लेकिन इन 4 सालों के जश्न को बीजेपी फिलहाल धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही है। साफ नियत, सही विकास। 2019 में एक बार फिर मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर यह बीजेपी के विकास का नया नारा है। 4 साल पूरे होते ही बीजेपी 2019 के सियासी रण में खुद को झोंकने वाली है। 4 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी अलग अलग राज्यों में लगाई गई है, जो जनता तक सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। इस बीच 4 साल के कामकाज का हिसाब किताब संघ भी करेगा। संघ को लगता है कि अभी कई मोर्चे ऐसे हैं जहां सुधार की जरूरत है। दिल्ली में 28 मई से 31 मई तक 4 दिनों की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में संघ की तरफ से दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी के तरफ से इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, महामंत्री रामलाल और वरिष्ठ महासचिव बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में हर रोज नरेंद्र मोदी सरकार के अलग मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की जाएगी और उनके मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संघ बीजेपी की समीक्षा बैठक में एक दिन आर्थिक मामलों पर चर्चा करेगा, जिनमें अमित शाह, रामलाल, दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल के अलावा वित्त मंत्रालय के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा इस बैठक में रखेंगे।
देश में रोजगार, महंगाई जैसे मसलों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आर्थिक मामलों के अलावा एक सत्र शिक्षा, एक सत्र विदेश नीति पर और सुरक्षा जैसे अहम मसलों पर होगा। सुरक्षा वाले सत्र में गृह मंत्री खुद इस बैठक में शिरकत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कामकाज के समीक्षा के अलावा आने वाले वक्त के लिए सभी मंत्रालय का एक रोड मैप भी रखा जाएगा। संघ भी जानता है क्योंकि अगला साल चुनावी है और चुनाव में अगर फिर से जीतना है तो फिर जनता तक सही मैसेज और अपने कामकाज को दिखाना भी जरूरी है। 2019 में जनता की अदालत में जाने से पहले बीजेपी को संघ के कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा, जहां न सिर्फ कामकाज का लेखा जोखा होगा बल्कि संघ सीख और नसीहत भी देगा, ताकि बीजेपी 2019 की चुनावी बैतरणी को आसानी से पार कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ ने। और आइए जरा अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर थे। ममता बनर्जी उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में जरा कीचड़ था। प्रधानमंत्री जी ने ममता बनर्जी को यह सनद किया कि कीचड़ से नहीं, किनारे से आइए, क्योंकि आप जरा तेज चलती हैं। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन हाँ, एक मानवता भी होती है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी और ममता बनर्जी के बीच में बातचीत हुई, यह प्रदर्शित करता है कि राजनीतिक विद्वेष अलग, विरोध अलग, लेकिन इज्जत सबसे पहले होती है। ये दो तस्वीरें सियासत से इतर हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सियासी लड़ाई अलग बात है और आपसी सम्मान बिल्कुल अलग। पहली तस्वीर में पीएम मोदी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को खराब रास्ते से बचा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ममता पीएम मोदी के लिए स्टेज पर जगह बना रही हैं। ये तस्वीरें कैद हुई पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में, जहां पीएम मोदी दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। पीएम जब जहाज से उतरे तो सूबे की सीएम ममता बनर्जी उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी, मगर मोदी ने देखा कि हेलीपैड के पास रास्ते पर कीचड़ जमा था, लिहाजा पीएम ने दीदी को रुकने का इशारा किया। हालांकि ममता बनर्जी रुकी नहीं, लेकिन रास्ता बदलकर पीएम के पास पहुंची और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। इस दौरान ममता ने मुस्कुराते हुए पीएम मोदी का शुक्रिया भी अदा किया। पीएम और ममता बनर्जी के बीच एक और दिलचस्प तस्वीर कैद हुई शांति निकेतन समारोह के दौरान, जहां पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी मौजूद थे। इस दौरान गवर्नर अनजाने में बार बार पीएम मोदी के आगे आ रहे थे। ये देखते हुए सीएम ममता ने पीएम मोदी के आगे से केसरीनाथ त्रिपाठी जी का हाथ पकड़कर हटाया। इस दौरान ममता के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी, लेकिन इन तमाम हंसी खुशी के पल को उस वक्त ग्रहण लग गया जब पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के सामने ही भरे मंच से शांति निकेतन में सुविधाओं की कमी का जिक्र छेड़ दिया। विश्व भारती के चांसलर के नाते आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ बच्चे इशारे से मुझे समझा रहे थे कि पीने का पानी भी नहीं है। पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच सियासी तल्खी काफी पुरानी है। मौका औपचारिकता का जरूर था, लेकिन पीएम यहां भी ममता सरकार पर चुटकी लेने से नहीं चूके। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, आखिरकार कर्नाटक में सरकार बन ही गई। 15 दिन की राजनीतिक घमासान के बाद सरकार बनी और ये गठजोड़ की सरकार है जिसने विधानसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। लेकिन इस मौके पर सबसे बड़ी बात तो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने वॉकआउट किया और यह प्रदर्शित करता है कि विपक्ष किसी भी तरीके से वहां मौजूदा सरकार को मान्यता देने को तैयार नहीं है। चाहे जो भी कहें, सरकार तो बन चुकी है। ऐसे में परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह का विरोध अपने आप में एक बहुत ही गलत परिपाटी को हम सबके सामने रखता है। कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन ने जैसे ही शक्ति परीक्षण शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी के इस हंगामे का कोई असर नहीं हुआ और एचडी कुमारस्वामी ने ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल कर लिया। विधानसभा से वॉकआउट के बाद बीजेपी ने कुमारस्वामी की 2 दिन पुरानी सरकार पर ही किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया और सोमवार को कर्नाटक बंद का ऐलान भी किया। ये जो सरकार बनी है नैतिक सरकार है, नैतिक गठबंधन है और मुख्यमंत्री ये
एक शब्द भी ये गठबंधन क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, ये कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ अपनी प्राइवेट रीज़न से बताया है। दूसरी बात जो उन्होंने फार्मर्स का ऋण मुक्त करने की जो बात की थी, 24 आवर्स पावर में आने के बाद पूर्ण कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक का जो ऋण मुक्त करने की बात की थी, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया, टालने का कोशिश किया। उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी हार पचा नहीं पा रही, इसलिए बिना बात हंगामा खड़ा कर रही है। It is a shame on democracy. They had whatever they wanted to tell, we allowed them to speak. They should have heard us. Ultimately, they didn't have patience even, and they have walked out. दरअसल बीजेपी को सरकार नहीं बना पाने के बाद विधानसभा में अपना स्पीकर बनाने की उम्मीद बाकी थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार रमेश कुमार के अध्यक्ष मनोनीत होते ही उनका ये सपना भी टूट गया। हालांकि कर्नाटक की गठबंधन सरकार के लिए शक्ति परीक्षण के साथ परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा है कि कांग्रेस ने जेडीएस को पूरे 5 साल के लिए समर्थन नहीं दिया है। जाहिर है ये बयान कर्नाटक में नए संग्राम की संभावनाओं की नींव है, जिसकी बुनियाद पर बनी गठबंधन सरकार कितनी मजबूत होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सरकार ने विश्वास मत तो हासिल कर लिया है, लेकिन जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी मंत्रिमंडल का विस्तार करना, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के कई विधायक मंत्री बनना चाहते हैं और साथ ही बीजेपी भी हमेशा नाराज विधायकों पर अपनी नजर बनाए रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। हम सबको सबसे पहले इस बात की आदत हुई कि आम आदमी पार्टी, जो कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चलती है, वो जनता से पैसे लेकर अपनी पार्टी को चला रही है। और धीरे धीरे हमें आदत होने लगी, जो अमेरिका में होता है वो आज हिंदुस्तान में भी होने लगा है। लेकिन जरा सोचिए, 125 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने अपने वेबसाइट पर यह लिखा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अब आम कांग्रेसी कार्यकर्ता से उन्हें मदद चाहिए, आर्थिक सहयोग चाहिए, उन्हें चंदा चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कमी है। और इस चंदे के दम पर कांग्रेस पार्टी फिर लोकतंत्र को बचाने की बात करेगी। एक जमाना था आजादी के पहले जब कांग्रेस चंदा मांगा करती थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने चंदा मांगने की परिपाटी लगभग त्याग दी थी। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 4 साल सत्ता से बाहर रहते ही कांग्रेस एक बार फिर से कंगाल हो गई है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का कहना है कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रही है, लिहाजा पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए देश की जनता से चंदा मांगा है। कांग्रेस ने आम लोगों से फंड जुटाने के लिए बाकायदा अपनी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डोनेशन फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है। साथ ही कंट्रीब्यूट फॉर इंडिया नाम के हैशटैग के साथ अपील की है। कांग्रेस पार्टी को आपके समर्थन और मदद की जरूरत है। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए मदद कीजिए जिसे भारत ने 70 सालों से सहेज कर रखा है। कांग्रेस ने इस डोनेशन फॉर्म में 250 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के चंदे का विकल्प लोगों को दिया है। हम जनता से चंदा भी लेंगे, पैसा भी लेंगे, मेंबर भी बनाएंगे और जनता ही हमारे लिए लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जनता की लड़ाई है। मुझे उम्मीद है कि जनता हमें आर्थिक और हर तरह का सहयोग देगी और भाजपा को हम उखाड़ कर फेंक देंगे 2019 में। दरअसल 2013 में कांग्रेस के पास 15 राज्य थे, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास केवल 2 बड़े राज्य हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए 20 राज्यों में शासन कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता में है, इसलिए उनकी पार्टी को ज्यादा चंदा मिल रहा है, जबकि बाकी दलों को फंड की कमी हो गई है। नोटबंदी के पैसे से और जिस तरह से भाजपा तमाम राज्यों के चुनाव लड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि नोटबंदी का बहुत पैसा हिस्सा बीजेपी के पास रह गया है। कि जो 2G करता हो, जो कोयला घोटाला करता हो, जो कॉमनवेल्थ घोटाला करता हो, वो अनेक स्कैम करता हो और वहाँ तक कि नहीं वो हरियाणा में ज़मीन भी घोटाला करता हो, तो उसको इस प्रकार की नौटंकी की आवश्यकता पड़ रही। हैरानी इस बात की है कि आजादी के बाद से देश में सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस फंड बटोरना चाहती है या जनता की सिंपैथी। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि लोकसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, लिहाजा कांग्रेस ने 2 तरीके की रणनीति बनाई है। पहली, जनता से पैसा लिया जाए और उसी जनता को भावनात्मक रूप से कांग्रेस से जोड़ा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली।
हिंदुस्तान के कोने कोने में आज जल संकट एक बहुत बड़े संकट के तौर पर हमारे सामने है, लेकिन इसके लिए सरकारें कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं ढूंढ रही। गुजरात सरकार ने तो हद ही कर दी है। गुजरात में पानी संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने यज्ञ कराना शुरू कर दिया है। जी हां, राज्य सरकार गुजरात में यज्ञ कराना चाहती है 31 मई को, और यह यज्ञ किया जाएगा 2004 बांध में तकरीबन 30% पानी के रह जाने की वजह से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुजरात सरकार यह मानती है कि अगर यज्ञ किया जाएगा तो 33 जिले, जिसमें कि 8 बड़े शहर भी शामिल हैं, वहां पर यज्ञ की वजह से इंद्रदेव मेहरबान हो जाएंगे और गुजरात में बारिश अच्छी होगी। ये बताइए कि गुजरात में मई और जून के महीने में किस साल बारिश हुई है, जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मई 31 को यज्ञ करवाकर बारिश करवाने की बात कर रहे हैं? क्या वाकई में गुजरात सरकार तर्कसंबद्ध बात कर रही है, या लोगों में भावनात्मक तौर पर उग्रता हासिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं? जाहिर सी बात है, सरकार जानती है कि वो पानी और पेयजल के मुद्दे पर पूरे तरीके से विफल रही है। इस लोगों का ध्यान बांटने के लिए यज्ञ जैसे प्रोपेगेंडा या यूं कहें कि फसाद को किया जा रहा है। 31મી તારીખે પૂર્ણાહુતિનો કાર્યક્રમ છે। 31 દિવસનું અભિયાન ચાલ્યું। પરજન્ય યજ્ઞ દરેક જિલ્લામાં એક કામ ઉપર પૂર્ણાહુતિ કાર્યક્રમમાં થશે। वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का काला कारोबार सफ़ेद पानी का होता है, तो लोगों को जीने के लिए पानी देने में विफल रही भाजपा सरकार ध्यान बटाने के लिए एक और नाटक धर्म के आड़ में कर रही है। तो चलिए, गुजरात में राज्य सरकार यज्ञ कराकर अंधविश्वास को आगे बढ़ा रही है। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं कि सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को पूरे तरीके से सफल बनाने के लिए सीतापुर के डीएम ने आदेश जारी किया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने घर में शौचालय के साथ सेल्फी पोस्ट करना पड़ेगा और उन सेल्फी को उन्हें अपने विभाग के अध्यक्ष को भेजना पड़ेगा। अगर वह ऐसा करेंगे तभी उन्हें तनख्वाह मिलेगी। सेल्फी नहीं तो तनख्वाह नहीं, घर पर शौचालय नहीं तो तनख्वाह नहीं। यह है सीतापुर के डीएम का नया फरमान। तो एक प्रेरक के रूप में इनकी भूमिका हो, जिसके लिए यह व्यवस्था की गई है। जनपद में जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग हैं, पुलिस है, राजस्व है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी विभागों को वो एक दबाव है। क्योंकि मैं सीडीओ हूँ तो हम भी वेतन तभी आहरित करूँगा जब मैं उसको दे दूँ कि मैं शौचालय का उपयोग कर रहा हूँ। तो चलिए, मैंने खुशी की बात तो यह है कि सिर्फ सीतापुर तक सीमित है, वरना हम सबों की सेल्फी अपने शौचालय के साथ थोड़ा अजीब सा लगेगा। देखिए, चलिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। आज का सवाल आपके सामने, क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल है? क्या कैराना उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गया है? अगर आपको लगता है हाँ, लिखिए NN स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए NN स्पेस नो। हमें अपना SMS भेजिए 56070 पर, 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कीजिए, #NN क्वेश्चन आर। अपनी राय लिखिए, हमें भेजिए। इस कार्यक्रम में हम इसे जरूर प्रदर्शित करेंगे।